गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं नदी तंत्र को। जो दक्षिण भारत का अपवह तंत्र है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भाई। मुख्य रूप से हम जो पढ़ रहे हैं वो दक्षिण भारत की नदियों में जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना मुहाना बनाती हैं या जो पूर्वी तट की नदियां हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। और उसमें से कुछ नदियों को हमने पढ़ लिया है। जैसे पिछले वीडियो में हमने दामोदर नदी पढ़ी और दामोदर नदी के बाद हमने पढ़ी स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद में बैतरणी नदी और उसके बाद में ब्राह्मणी नदी और लास्ट में हमने पढ़ी थी महानदी। अब महानदी के आगे की नदियां पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, इससे आगे की नदी हम पढ़ रहे हैं गोदावरी। आप ये कह सकते हैं भाई दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं इस वीडियो में हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। आप हेडिंग लिख लें गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। देखो, अगर इस नदी तंत्र की हम बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र यही है भाई। सही है। अगर इसके उद्गम की हम बात करें तो इसका जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट पर्वत में एक चोटी है, यह है पश्चिमी घाट पर्वत। आप लिख दें, यह है पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं भाई, आप जानते हैं। देखो, सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत में एक पहाड़ी है त्रियंबक की पहाड़ी। लिख रहा हूं, देखो मैं, त्रियंबक, त्रियंबक की पहाड़ी। तो यहां से इसका उद्गम होता है। और ये त्रियंबक की जो पहाड़ी है ये मुख्य रूप से पड़ती है नासिक में। कहां पड़ती है भाई? नासिक में पड़ती है। तो आप याद रखेंगे, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में त्रियंबक की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और उद्गम होने के पश्चात ये नदी मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर बहती है भाई। ये है आपका महाराष्ट्र और ये है आपका तेलंगाना और ये है आपका आंध्रा। ये है पूरा आपका आंध्रा। तो तीनों राज्य मैंने बना दिए हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश और ये है मुख्य रूप से तेलंगाना और ये है मुख्य रूप से महाराष्ट्र। तो आप सीधे सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से। और ये पहाड़ी जो है इसी नाम के गांव में है। तो किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा त्रियंबक गांव। तो अगर गांव भी लिखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है भाई। क्लियर है। यहां से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद इस प्रकार से तेलंगाना में जाती है और तेलंगाना के पश्चात ये मुहाना बनाती है। यहीं से बनाना शुरू कर देती है। इसका जो मुहाना है ये बनता है राजमुंद्री के निकट। कहां से बनता है भाई? राजमुंद्री के निकट से ये अपना मुहाना बनाना शुरू कर देती है। तो आपको याद रखना है इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है और मुहाना कहां बनता है भाई? मुहाना बनता है आंध्र प्रदेश के, कहां से? राजमुंद्री से। तो ये 2 बातें याद रखनी है। और इसी के उत्तर में यहां पर एक नगर है यनम। यनम आप जानते होंगे भाई। यनम मुख्य रूप से पुदुचेरी का एक जिला है। तो याद रखना इस नदी के उत्तर में है यनम। इस नदी के उत्तर में अवस्थित है। राजमुंद्री के बारे में आप जानते होंगे भाई। राजमुंद्री को क्यों जाना जाता है? ये जो राजमुंद्री है यहीं पर तंबाकू अनुसंधान है, यानी कि नेशनल टोबैको रिसर्च सेंटर यहीं पर है। तो इस बात को याद रखना। और देखो, इस नदी से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है, इस नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर की लंबाई तक ये बहती है। और दक्षिण भारत की नदियों में ये लंबाई सर्वाधिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना। और दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है ही, और साथ ही साथ ये भारत की भी, पूरे भारत की भी दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है।
तो इस बात को याद रखेंगे, दूसरी सबसे लंबी नदी। और अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें, अपवाह तंत्र का मतलब है इस नदी द्वारा बनाया गया जो तंत्र होगा, इसकी जो सहायक नदियां और उनकी जो सहायक नदियां होंगी, उन सभी को अगर संयुक्त रूप से हम देखें तो इस नदी का जो अपवाह तंत्र है, इस नदी का जो अपवाह तंत्र है वो लगभग 3.03 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो याद रखना इसका जो नदी तंत्र है वो पूरे का पूरा कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है, 3.03 लाख वर्ग किलोमीटर, या 3.3 भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को ये घेरे हुए हैं। और ये क्षेत्रफल गंगा नदी के बाद दूसरा है। गंगा नदी का हमने पढ़ा था, गंगा नदी लगभग 8.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं, जबकि ये कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। तो अगर अपवाह तंत्र या जल अधिग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखें तभी ये नदी भारत में दूसरा स्थान रखती है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। लंबाई की दृष्टि से ये नदी दक्षिण भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसी कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, इसी कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लाइन को याद रखेंगे, क्योंकि ये प्राचीनतम है, क्योंकि सब सारी की सारी नदियां यहाँ की प्रौढ़ हैं, तो इसीलिए इसे प्रौढ़ या फिर बूढ़ी गंगा, प्रौढ़ या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसके लिए एक शब्द और आता है बृहद गंगा, बृहद गंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो बृहद गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। एक लाइन और याद रखनी है इससे आपको, ये जो राजमुंद्री है, राजमुंद्री से लेकर कोसुबुर तक इस नदी पर एक रेल सह सड़क मार्ग बना हुआ है, रेल सह सड़क मार्ग बना हुआ है। राजमुंद्री से लेकर कोसुबुर तक एक रेल सह सड़क मार्ग बना हुआ है, जो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख रेल मार्ग है। तो आप इस चीज को याद रखना भाई, जिस प्रकार से आपने जो बोगीवली का पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा है, बिल्कुल वैसे ही ये भी है, वो रेल और सड़क मार्ग है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही मार्ग है और इस क्षेत्र में यहाँ का सबसे बड़ा है। तो एक दो चीजें और भी पूछी जाती हैं, देखो कि जो नासिक है वो किस नदी के तट पर है, तो नासिक इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। आप याद रखेंगे, आप नासिक को क्यों जानते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला। तो यहाँ का जो कुंभ का मेला है महाराष्ट्र का, वो किस नदी के तट पर लगता है भाई, आपकी गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। और यहाँ पर एक नगर बसा हुआ है इसका, आप याद रखेंगे, उस नगर का नाम है नांदेड़, उस नगर का नाम है नांदेड़। तो महाराष्ट्र का नांदेड़ भी किस नदी के किनारे पर है भाई, ये भी मुख्य रूप से गोदावरी नदी के तट पर है। और तीसरा हमने पढ़ लिया राजमुंद्री। तो ये कुछ नगर हैं जो इसके तट पर हैं और कुछ प्रमुख परियोजनाएं भी हैं जो इस नदी पर बनी हुई हैं। जैसे औरंगाबाद के निकट एक परियोजना है, औरंगाबाद के निकट एक परियोजना है जिसका नाम है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना। तो याद रखेंगे, जायकवाड़ी परियोजना मुख्य रूप से कहां पर है, महाराष्ट्र में, और किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। और एक मुख्य रूप से यहां पर बनी हुई है तेलंगाना वाले क्षेत्र में, और इसे पोचमपद या पोचमपाद परियोजना भी कहते हैं। तो पोचमपाद परियोजना निजामाबाद के निकट है, निजामाबाद के निकट ये परियोजना है। तो इन दोनों परियोजनाओं को भी आपको याद रखना है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो आप इसका देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से नदी तंत्र इसका। तो नदी तंत्र में जो सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो देखो एक दो तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। दक्षिण की ओर से दो प्रमुख नदियां आकर इसमें मिलती हैं, दक्षिण की ओर से दो प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं। एक तो ये है, देखो यहां पर आकर मिलती है, यहीं पर पड़ता है, देखो ये तेलंगाना वाला क्षेत्र है, यहीं पर पड़ता है निजामाबाद, निजामाबाद तेलंगाना का निजामाबाद, और निजामाबाद के निकट ही आकर ये नदी मिलती है और इस नदी का नाम है
मंजीरा नदी। क्या नाम है भाई? तो याद रखना, मंजीरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है और कहां से आकर मिलती है? दक्षिण की ओर से आकर इसमें तेलंगाना में मिलती है। और इस नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, इस नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, निजाम सागर। आपने पढ़ा भी होगा। तो निजाम सागर बांध, निजाम सागर डैम मुख्य रूप से किस पर बना हुआ है भाई? तो गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजीरा नदी, उस नदी पर बना हुआ है। एक नदी और है इसकी, मानेर या मनेर, मानेर भी लिखा होता है कहीं कहीं, नहीं तो मनेर भी लिखा होता है। तो मनेर या मानेर, ये दोनों नदी या फिर ये एक ही नदी है, इस नाम की नदी भी आकर दक्षिण की ओर से इसमें मिलती है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। एक बात और पूछी जाती है, देखो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई? ये जो गोदावरी नदी है मुख्य रूप से कितने राज्यों से बह रही है? आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इसके बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन घुमाकर पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है इसका जो अपवाह तंत्र है वो कितने राज्यों में है? अपवाह तंत्र केवल नदी की बात नहीं हो रही, अपवाह तंत्र में इसकी जो सहायक नदियां होती हैं प्रत्यक्ष रूप से, और जो परोक्ष रूप से सहायक नदियां होती हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं भाई। तो उन सभी को मिलाकर इसका जो नदी तंत्र है वो मुख्य रूप से कितने राज्यों में है? तो आप याद रखना, पहली बात तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहां है? महाराष्ट्र में। तो इसके नदी तंत्र का लगभग 50%, 49 पॉइंट समथिंग है भाई। तो लगभग 50% जो अपवाह क्षेत्र है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। बाकी के अपवाह क्षेत्र का मध्य प्रदेश में, सही है भाई, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में, और देखो ये जो यनम है पुदुचेरी, पुदुचेरी या फिर पुदुचेरी के किस जिले में? यनम में भी इसका जाता है। और यहां पर कर्नाटक की भी कुछ नदियां इसमें आकर मिलती हैं, कर्नाटक की भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं। और 3 राज्य तो ये हो ही गए। महाराष्ट्र, इसका जो अपवाह तंत्र है वो किस किस राज्य में है? मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यनम या पुदुचेरी और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र प्रवाहित होता है। तो आप इसे पूरे को नोट कर सकते हैं भाई, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों को हम देखते हैं। तो देखते हैं, देखो कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली इन 2 ही सहायक नदियों को हम पढ़ने वाले हैं, एक तो मंजीरा और दूसरी मनेर, मंजीरा और दूसरी मनेर। और देखेंगे देखो बाकी की और कौन कौन सी नदियां हैं जो इसकी मुख्य रूप से सहायक हैं। आप यहां से इसका उद्गम मान सकते हैं भाई, और उद्गम के बाद ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर से आकर इसमें एक नदी और मिलती है, और इस नदी का नाम है इंद्रावती। किस नाम से जानी जाती है भाई? ये इंद्रावती नदी। और इसका जो उद्गम होता है वो दंडकारण्य के पठार से होता है। कहां से होता है भाई? दंडकारण्य पठार से होता है। और दंडकारण्य पठार कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखेंगे। और इसका दंडकारण्य पठार का जो निचला क्षेत्र है उसे कहते हैं हम बस्तर का पठार। किस नाम से जानते हैं? बस्तर के पठार। तो ये बस्तर के पठार से होकर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है, और जाकर तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती है। तेलंगाना में जाकर गोदावरी नदी में ये मिल जाती है। तो ये बात याद रखनी है। जब देखो ये बस्तर के पठार से होकर जाती है तो एक नगर से होकर गुजरती है, शहर से, जगदलपारा, जगदलपारा। तो ये एक नगर है, कहां का? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपारा से होकर गुजरती है, और यहीं पर एक जलप्रपात है जगदलपारा में, एक जलप्रपात है और जिसका नाम है चित्रकोट। तो चित्रकोट जलप्रपात मुख्य रूप से किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। और ये जो इंद्रावती नदी है इसी नदी पर मुख्य रूप से चित्रकोट जलप्रपात है। इस जलप्रपात को एक नाम और दिया जाता है, इसे नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि चित्रकोट जलप्रपात
जो आपकी घोड़े की नाल होती है, जो घोड़े की नाल होती है उसके आकार का होता है, और घोड़े की नाल को नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इस जलप्रपात से दो क्वेश्चन और बनते हैं भाई। ये भारत का सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई लगभग 98 फीट है, जबकि ऊंचाई मात्र 95 फीट है। और इस जलप्रपात के बारे में एक बात और कही जाती है, ये जो जलप्रपात है आनंद, आनंद और आतंक, आनंद और आतंक का संगम है, आनंद और आतंक का संगम है। तो ये भी लाइन इसके बारे में बोली जाती है। तो आप इंद्रावती नदी के बारे में याद रखना। इसकी एक और सहायक नदी है बेनगंगा, बेनगंगा। तो ये जो बेनगंगा है ये लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आप याद रखना, इन तीन नदियों को तो जरूर याद रखना। ये हमने पढ़ी मंजीरा, सही है, और ये हमने पढ़ी मनेर। तो मंजीरा, मनेर, बेनगंगा और दूसरी इंद्रावती। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और सभी को मैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर क्रमानुसार लिख रहा हूं, पश्चिम से पूरब की ओर क्रमानुसार लिख रहा हूं। तो आप उसी तरह से लिखते हुए चलें। यहां पर है देखो प्रवरा, और इसके बाद है, ये ऊपर की ओर नहीं है, नीचे की ओर प्रवरा, और ये है पूर्णा, सही है। और पूर्णा के बीच में ही एक नदी और है छोटी सी, इसके बीच में ही एक छोटी सी नदी और है। इस नदी को दुधना नदी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? दुधना। तो याद रखना, पिरबरा, दुधना और उसके बाद पूर्णा, उसके बाद बेनगंगा, और उसके बाद ये आती है पेनगंगा, उसके बाद आती है पेनगंगा, और उसके बाद आती है ये एक और प्रमुख नदी है प्राणहिता, प्राणहिता ये प्रमुख नदी है। और इसके बाद आती है आपकी इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद एक और है छोटी सी नदी जिसका नाम है सबरी, इसे हम जानते हैं सबरी के नाम से। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, इन्हीं नदियों को आपको याद रखना है। जो भी सहायक नदियां हैं, जो भी क्वेश्चन इस नदी से बन सकते थे, हमने लगभग सभी क्वेश्चन को किया है। अब इसके बाद अगली नदी हम पढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसकी एक छोटी सी सहायक नदी और है दरना। तो दरना एक और इसकी सहायक नदी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है भाई, ठीक। इसके बाद आप हेडिंग लिखें। अब हम पढ़ रहे हैं कृष्णा नदी तंत्र को, कृष्णा नदी तंत्र को या कृष्णा नदी को। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। मैं इसे रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। कल आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि सर मैप से पढ़ाया करें, तो अब आप कमेंट करके बताना क्या ये चीजें बिल्कुल सही है भाई। इस तरह से पढ़ सकते हैं हम। अगला हेडिंग लिखते हैं, देखो कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी एक बहुत ही प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की। तो देखते हैं, देखो अगर हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी ही है, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी ही है। तो देखते हैं, देखो इस नदी से संबंधित क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो यह है, देखो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल पढ़ते हैं हम। तो यह है पश्चिमी घाट पर्वत। अगर पश्चिमी घाट पर्वत को हम देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, और अभी हमने बात की थी भाई पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। और इसी में एक चोटी है महाबलेश्वर की चोटी, यहीं पर एक चोटी है महाबलेश्वर। तो ये प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर की चोटी। तो ये प्रमुख चोटी है और इसी चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है, और ये चोटी पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। तो आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पर्वत है या सह्याद्री है, उसमें महाबलेश्वर की चोटी से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी मुख्य रूप से 1438 मीटर की ऊंचाई की है। कितनी है? 1438 मीटर इस नदी की ऊंचाई है। तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई काम भी नहीं है इसका।
और यहां से निकलने के बाद ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से देखो मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से ये है महाराष्ट्र, यहां पर पड़ता है ये कर्नाटका, और ये है पूरा तेलंगाना, और ये है पूरा आंध्र प्रदेश, ये है पूरा आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया आपका कर्नाटका, और ये हो गया आपका आंध्रा, और ये हो गया आपका तेलंगाना, सही है, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो मुख्य रूप से 4 राज्यों से होकर बहती है, और इस प्रकार से ये नदी निकलती है देखो, और मुख्य रूप से ये कुछ दूर तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा बनाते हुए इस प्रकार से जाकर अपना मुहाना बनाती है। ये कहां पर बनाती है अपना मुहाना? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में कहां बनाती है? यहीं पर एक नगर पड़ता है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा के निकट अपना मुहाना बनाती है। कहां बनाती है? बहुत प्रमुख शहर है भाई ये, विशाखापट्टनम के बाद दूसरा, सॉरी हैदराबाद के बाद दूसरा सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, लेकिन अब सबसे बड़ा है। और यहीं पर इसका जहां पर डेल्टा बनता है वहीं पर एक क्षेत्र और है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम कहते हैं, या मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम को आप जानते हैं भाई, अंग्रेजों के समय से ही ये वाला क्षेत्र मुख्य रूप से एक बंदरगाह रहा है। तो याद रखेंगे ये बंदरगाह किस नदी के तट पर है? आपकी कृष्णा नदी के तट पर है। और इस नदी के बारे में एक बात और कही जाती है भाई, इसी नदी के ऊपर हमने देखी थी गोदावरी नदी, इसी नदी के ऊपर गोदावरी नदी। तो यहां पर देखेंगे ये गोदावरी का डेल्टा है, सही है, और ये है आपका कृष्णा का। तो गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा दोनों के डेल्टा मिल चुके हैं। गोदावरी और कृष्णा इन दोनों की जो डेल्टा हैं वो आपस में मिल चुके हैं, और इस कारण से एक झील पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे, देखो आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो आपके मुहाने होते हैं उन पर, जो तट होते हैं उन पर जो झील होती हैं उन्हें लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लैगून झील। तो याद रखेंगे यहां पर ये जो बीच वाला क्षेत्र है, कभी पहले एक लैगून झील हुआ करती थी, कोल्लेरू, कोल्लेरू एक लैगून झील हुआ करती थी। तो ये झील मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है। कहां है भाई? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां पर है? ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, कौन सा? गोदावरी और कृष्णा के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आंध्र प्रदेश की कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य में है। तो ये मुख्य रूप से पहले कभी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन जब इन दोनों नदियों के डेल्टा मिल गए, जब इन दोनों नदियों के डेल्टा मिल गए तो ये अंतः स्थल हो गई। कैसी हो गई भाई? अंतः स्थल। तो पहले ये लैगून झील थी, लेकिन अब ये लैगून झील नहीं है। तो याद रखेंगे और पूरी डिटेल पढ़ेंगे जब झील पढ़ेंगे, तो लैगून झील क्या होती हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1401 किलोमीटर है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। जबकि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे आप, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये। और साथ ही साथ अगर हम इसके अपवाह तंत्र की बात करें, अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका अपवाह तंत्र भी तीसरा सबसे बड़ा तंत्र है। इसके अपवाह तंत्र लगभग 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसका अपवाह तंत्र इन्हीं राज्यों में है मुख्य रूप से, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक बात और पूछी जाती है, जो कृष्णा नदी का जल विवाद है, कृष्णा नदी को लेकर जो इसका जल विवाद है वो मुख्य रूप से किन किन राज्यों में है, तो बहुत पुराना जल विवाद है। 1957 से लेकर ही ये जल विवाद चला आ रहा है। ये जो जल विवाद है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इन तीनों राज्यों के मध्य है। तो याद रखना
जो कृष्णा नदी का जल विवाद है मुख्य रूप से किस किस राज्य के मध्य है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन राज्यों के मध्य है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इस नदी से संबंधित यही चीजें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ, अगर कृष्णा नदी की हम बात करें तो कृष्णा नदी को इस पर बने बांधों के लिए भी जाना जाता है भाई। सही है, बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर ये जो सीमा है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर एक बांध बना हुआ है बहुत प्रमुख, नागार्जुन सागर, नागार्जुन या नागार्जुन सागर बांध इस पर बना हुआ है। तो याद रखना, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना हुआ है। कर्नाटक में एक बांध बना हुआ है और इसका नाम है अलमट्टी। तो अलमट्टी नाम से एक बांध बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में ही एक बांध और है, श्रीसेलम नाम से बांध बना हुआ है। तो याद रखेंगे ये तीन प्रमुख बांध कृष्णा नदी पर बने हुए हैं, श्रीसेलम, नागार्जुन सागर और अलमट्टी। तीनों के तीनों बांध किस नदी पर हैं? कृष्णा नदी पर हैं। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। देखो, सहायक नदियों से भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी, सही है, तो उस नदी को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है भाई। एक प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, तुंगभद्रा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो दक्षिण से आकर मिलती है। इसमें कहां से आकर मिलती है? दक्षिण से। ये दो नदियों के रूप में है, मतलब दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक तो तुंग और दूसरी भद्रा। तुंग और भद्रा, तुंग नदी और भद्रा नदी दोनों पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? पश्चिमी घाट पर्वत से। पश्चिमी घाट पर्वत से कहां से? ये तो गंगामूल पहाड़ी से, गंगामूल पहाड़ी से निकलती है। और इसी के निकट दूसरी जो धारा है भद्रा, ये मुख्य रूप से निकलती है काडूर से। कहां से निकलती है? काडूर से निकलती है। तो इस प्रकार से ये मान सकते हैं, ये ऊपर वाली है तुंग नदी और नीचे वाली मान सकते हैं काडूर से निकलने वाली भद्रा। तो आगे चलकर ये दोनों मिल जाती हैं और मिलने के बाद जहां पर ये मिलती हैं वहीं पर एक बांध बना हुआ है, तुंगभद्रा बांध। तो तुंगभद्रा बांध इसी पर बना हुआ है। आगे चलकर ये आपकी प्रवेश करती है मुख्य रूप से और जाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर जाकर किसमें मिल जाती है? आपकी कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो याद रखना, इस नदी पर आपका कुरनूल बसा हुआ है। जो कुरनूल जिला है, कुरनूल जिला वो किस पर बसा हुआ है भाई? किसके किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ही है। आप जानते हैं जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था तो उस समय उसकी राजधानी कुरनूल थी, बाद में बदल गई। और अब कौन सी है भाई? हैदराबाद। तो आप अब है अमरावती। तो आप जानते हैं। और इसी नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर ही मुख्य रूप से जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, प्राचीन भारत का दक्षिण भारत में सबसे प्रभुत्व साम्राज्य जिसे माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। तो इस साम्राज्य के जो राजधानी थी हम्पी, तो वो इसी नदी के किनारे पर थी। तो आप याद रखेंगे, हम्पी के जो अवसाद हैं या अवशेष हैं वो किस नदी के तट पर हैं? वो भी मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी के तट पर ही हैं। आप इस चीज को याद रखना। एक और है इसकी सहायक नदी, मूसी नदी। तो ये तो आप डायरेक्टली लिख लें, मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की। और इसी नदी के तट पर हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है भाई? मूसी नदी के तट पर है। और एक और है इसकी सहायक नदी भीमा। तो भीमा भी बहुत प्रमुख नदी है। ये उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती है, उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती है। और इस नदी के तट पर हैदराबाद देखो कहां? तेलंगाना। तो आप याद रखना, भीमा नदी के तट पर है पठरपुर, और पठरपुर है महाराष्ट्र का। तो याद रखना, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और इस नदी के तट पर ही पठरपुर बसा है जो महाराष्ट्र का है या महाराष्ट्र का एक शहर है। एक और नदी है कोयना। कोयना भी इसी की सहायक है, कोयना या कोयन। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इस नदी पर
एक परियोजना बनी हुई है, ये मुख्य रूप से परियोजना है महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन हद से ज्यादा बार पूछा जा चुका है भाई, कोयना परियोजना मुख्य रूप से कहां पर है? तो कोयना परियोजना मुख्य रूप से कहां है? महाराष्ट्र में। और कोयना नदी किसकी सहायक है? कोयना नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक है भाई? आपकी कृष्णा नदी की सहायक है। और डायरेक्ट ही आप लिख लें, इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, जैसे आपने पढ़ी होगी घाट प्रभा, घाट प्रभा, इसके अतिरिक्त है एक माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, एक है देखो पंचगंगा, पंचगंगा, एक है दूधगंगा, दूध गंगा। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त एक और है डान, सही है। और डान के अतिरिक्त दो नदियां देखो और लिख लें आप, ये अलग से लिखें, एक तो है बड़धा, एक है बड़धा और एक है हगरी। बदरा, सॉरी, बड़धा और हगरी, ये दोनों की दोनों दक्षिण की ओर से तुंगभद्रा नदी की सहायक है, तुंगभद्रा नदी की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़दा और हगरी ये दोनों कृष्णा नदी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं या परोक्ष रूप से सहायक है। ये पहले दक्षिण की ओर से तुंगभद्रा नदी में, देखो तुंगभद्रा नदी आपको ये दिखाई दे रही है, तो बड़दा और आपकी हगरी, ये दोनों की दोनों नदियां तुंगभद्रा नदी की सहायक हैं। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त एक डंडी, यारला, देखो और भी कुछ हैं, टिड्डी और यारला, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त एक और है बरना। तो ये सारी की सारी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी से संबंधित ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन चीजों को पढ़ लें, 2-4 बार लिखकर देखें, तो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो इन दोनों नदियों के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप वो क्रम देखेंगे जो कल मैंने लिखाया था, तो अगली नदी है इसके बाद पेन्नार। तो अब हम पेन्नार को पढ़ते हैं। देखो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो अगली नदी हम पढ़ने वाले हैं पेन्नार या पेन्नेर। पेन्नार नदी, या फिर देखो किताबों में तो पेन्नार लिखा हुआ है, जबकि एटलस में आप देखेंगे तो एटलस में आपको पेन्नेर लिखा हुआ मिलेगा। तो पेन्नार नदी या पेन्नेर नदी, इस नदी के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ये नदी मुख्य रूप से आप देखो यहां पर मान सकते हैं ये गोदावरी नदी, और गोदावरी के बाद यहां मान सकते हैं ये कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के बाद मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ये छोटे से क्षेत्र में बहती है। ये है आपका पूरा कर्नाटक मान सकते हैं वैसे, ये मान सकते हैं आप कर्नाटक, और कर्नाटक से ही ये नदी निकलती है पेन्नार। दो धाराओं के रूप में निकलती है। देखो ये नदी बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है और दो धाराओं के रूप में निकलती है। ये मुख्य रूप से निकल रही है कर्नाटक के, इसका जो उद्गम स्थल है वो है कर्नाटक के कोलार जिले से। कहां से उद्गम होता है? कोलार जिले से। कर्नाटक के कोलार जिले के बारे में आप जानते हैं, कोलार और हट्टी भारत में यही दो प्रमुख खाने हैं सोने की, और ये कहां पड़ती हैं? कर्नाटक में। तो वहीं से इसका उद्गम होता है। ये दो भागों में है, एक तो है उत्तरी पेन्नार, उत्तरी पेन्नार, और इसका जो उद्गम होता है वो एक नंदी दुर्ग पहाड़ी है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। और ये है दक्षिणी पेन्नार। तो दक्षिणी पेन्नार का जो उद्गम होता है वो केशव की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है भाई? केशव की पहाड़ी से होता है। तो नंदी दुर्ग से निकलने के बाद और केशव की पहाड़ी से निकलने के बाद आगे की ओर जब ये नदियां चलती हैं और जाकर अपना मुहाना बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में। कहां बनाती हैं भाई? बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। और ये नदी मुख्य रूप से देखो थोड़ी सी ही कर्नाटक में है, बाकी की पूरी आंध्र प्रदेश में बहती है। कहां पर बहती है? आंध्र प्रदेश में। और ये छोटी नदी लग रही है आपको, लेकिन 55,000
55,000 से भी ज्यादा लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है इसका तंत्र, लाख वर्ग किलोमीटर में। तो इतना बड़ा इसका नदी तंत्र है, 55,000 लाख वर्ग किलो, सॉरी लाख नहीं है भाई, 55,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में ये प्रवाहित होती है। तो इस नदी को याद रखेंगे, क्रम के हिसाब से याद रखनी है आपको बस। ऊपर है गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेर या पेन्नार नदी। ये मुख्य रूप से कोलार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। मुख्य रूप से किस राज्य में प्रवाहित होती है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां। एक है चित्रावली, चित्रावली इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। और दूसरी है जयमंगली, जयमंगली, तो जयमंगली दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और एक है पापासानी या पापासनी, ये इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। और एक है इसकी कोएरू या कोएरू, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त कुंदेरू ये एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनमें से जनरली यही पूछी जाती है, चित्रावली और जयमंगली। चित्रावली और जयमंगली ये दोनों की दोनों मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां हैं भाई? तो पेन्नार या पेन्नूर नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। एक और सहायक, एक और प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं आता भाई, केवल उसका क्रम याद रख लेना आप, केवल उसका क्रम याद रख लेना। तो यहीं पर कोलार की खान या कोलार जिले के निकट से ही उसका उद्गम होता है, ठीक है, यहीं से उस नदी का उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद ये मुख्य रूप से 3 राज्यों से, थोड़ा सा नीचे को बना दिया है अभी मैंने, तो आप याद रखना इस नदी का नाम है पलार। तो अगली नदी हम पढ़ रहे हैं पलार नदी। तो पलार नदी, इसका उद्गम जो होता है, इसका जो उद्गम है मुख्य रूप से कहां से होता है भाई? कोलार जिले से ही होता है। कहां से होता है? कोलार जिले से। और मुख्य रूप से जो पलार नदी है ये 3 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से बहती है? 3। कर्नाटक से तो इसका उद्गम हो ही गया भाई। कर्नाटक के अतिरिक्त थोड़े से आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर, आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर, तो चित्तूर से होकर प्रवाहित होती है। और जैसे ही चित्तूर से निकलती है ये पहुंचती है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में पहुंचने के बाद ये तमिलनाडु के एक जिले अर्काट, अर्काट का नाम जरूर सुना होगा हिस्ट्री में आपने, तो अर्काट से होकर बहती है और अर्काट में ही मुहाना बनाती है। कहां से बनाती है भाई? मतलब तमिलनाडु में ही अपना मुहाना बनाती है। तो ये एक छोटी सी नदी है और मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से होकर बहती है या 3 राज्यों से। और इसकी 2 सहायक नदी हैं, पोएनी और, देखो यहां पर लिख देता हूं, इसकी 2 सहायक नदी हैं, एक तो है पोएनी और दूसरी है चेय्यार। पोएनी और चेय्यार 2 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपको इनके बारे में ही याद रखना है भाई, और वीडियो नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। केवल आज इन चारों नदियों को ही पढ़ रहे हैं, बाकी की बची हुई जो नदियां हैं वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको अभी भी कोई कमी लग रही है तो अगली वीडियो में सुधार किया जाएगा। थैंक यू।